हेलो फ्रेंड्स, एडुटेरिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज देखने जा रहे हैं एडुटेरिया वार्षिकी 2024 का करंट अफेयर्स, और यह अगस्त 2024 तक अपडेटेड बुक है। इसका हम प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे और यह दोनों मीडियम में मौजूद रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, यानी कि हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एंटोनियो कोस्टा हो जाएगा। एंटोनियो कोस्टा ये कहाँ के? तो ये पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल के हैं। और इसके पहले कौन थे? तो ये चार्ल्स मिशेल थे। चार्ल्स मिशेल के जगह ही स्थान लिए हैं और ये कहाँ के? ये बेल्जियम के थे। ठीक है, और बात करते हैं वांडरलेन की, बात करते हैं उर्सुला वांडरलेन की बात करते हैं। तो ये कौन है? तो ये जर्मनी के पहले रक्षा मंत्री थे। जर्मनी की रक्षा मंत्री थी कौन? ये उर्सुला वांडरलेन। और इसके बाद क्या हुआ कि ये बनी थी कौन? यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। यूरोपियन कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, इसको याद रखना है। और ये कहाँ की थी? ये याद रखना है, ये जर्मनी की थी। और एंजेला मार्केल उस समय वहाँ की चांसलर थी, उसी के समय में ये रक्षा मंत्री थी वांडरलेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जानते हैं यूरोपीय संघ के बारे में, कुछ जानते हैं इसके बारे में कि यूरोपीय संघ क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो मास्ट्रिच संधि के द्वारा अस्तित्व में आया था। और मास्ट्रिच संधि कब होता है? तो 1 नवंबर 1993 को होता है। कब? 1 नवंबर 1993 को। मास्ट्रिच संधि का उद्देश्य क्या था कि एक समान मुद्रा होना चाहिए, क्या? यूरो, यानी कि यूरो जोन होना चाहिए। यूरो जोन, यूरो जोन के इस्टेब्लिशमेंट के लिए किया गया था। और एक एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड विदेश और सुरक्षा नीति और सामान्य नागरिकता अधिकारों की स्थापना करके यूरोपीय देशों के राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण को आगे बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य रहा था। किसका? यूरोपीय संघ के। ठीक है, यूरोपीय संघ में टोटल कितने हैं? तो 720 सदस्य इसमें हैं जो यूरोपीय संसद में रहते हैं। और किसके द्वारा? तो जिसके सदस्यों का चुनाव यूरोपीय संघ की जनता के द्वारा किया जाता है। उसमें टोटल देश कितने हैं? तो 27 देश है। और यूरोपीय संसद कहाँ कहाँ बैठती है? तो ये लग्जमबर्ग, ब्रुसेल्स, कहाँ? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। और इसका हेड क्वार्टर भी कहाँ है? हेड क्वार्टर भी इसका यूरोपियन यूनियन का कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। और स्ट्रासबर्ग फ्रांस में ये बैठती है। जानते हैं कि पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा हैं, उन्हीं को यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और ये किसका स्थान लिए हैं? तो ये बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल की जगह ये लेंगे और 1 अक्टूबर 2024 को कार्यभार संभालेंगे। यूरोपीय परिषद ने एस्टोनियाई प्रधानमंत्री काजा कैलास, इसको भी याद रखना है, काजा कैलास को विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के लिए अगले उच्च प्रतिनिधि के रूप में भी चुना है। इसको भी याद रखना है। और देख लेते हैं यहाँ पे कौन है? तो यही एंटोनियो कोस्टा है, जो पुर्तगाल के पहले प्रधानमंत्री, इसके पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, यूरोपीय यूनियन 27 देश का एक समूह है जो एक सशक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में ये कार्य करता है। और इसमें टोटल 19 देश हैं जो क्या करते हैं? ये यूरो जोन में आते हैं, यानी कि अपनी आधारिक मुद्रा के तौर पे क्या किसका इस्तेमाल करते हैं? यूरो का इस्तेमाल करते हैं। जबकि 8 इसके अन्य सदस्य हैं जो बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन, ये यूरो का उपयोग नहीं करते हैं, अपना देश का अलग मुद्रा यूज करते हैं। यूरोपियन यूनियन में कंट्री कौन कौन है इसको भी देख लेते हैं, हो सकता है क्वेश्चन इसको देखने को मिल जाए। ऑस्ट्रिया हो गया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोलैंड, पोर्तुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन एंड स्वीडन। इसमें क्या है? तो टोटल 27 देशों का एक समूह है। और 2016 में क्या हुआ था कि ब्रेक्सिट हुआ था। ब्रेक्सिट यानी ब्रिटेन एग्जिट हुआ था। ठीक है, ब्रिटेन का एग्जिट हो जाना, ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इसको याद रखना है कब हुआ था? 2016 में। और उसमें प्रधानमंत्री ब्रिटेन का कौन था? तो डेविड कैमरून। कौन था? डेविड कैमरून। डेविड कैमरून था। और ये 2016 में एक जनमत संग्रह हुआ था। उसके बाद 2020 में ये पूर्ण रूप से ये बाहर हो गया था। 2020 में क्या हुआ था? 2020 में ये बाहर हो गया था यूरोपियन यूनियन से। ठीक है, इसको याद रखना है। और अभी वर्तमान में जो ये याद रखना है कि पीएम कौन है इंग्लैंड के? तो इंग्लैंड ब्रिटेन के पीएम कौन है? तो इसको याद रखना है, स्टारमर है, केरी स्टारमर। ठीक है, स्टारमर।
इसको याद रखना, केरी स्टारमर। ये कौन है? या केरी या कीर स्टारमर ऐसे नाम है, ठीक है, इसको याद रखना है। ये किसका स्थान लिए है? तो 5 जुलाई इसको, ये ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के थे उनका ये स्थान लिए है। 5 जुलाई 2024 को ये बना है। 5 जुलाई 2024 से जो प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये कीर स्टारमर है। कीर इसका, ठीक है, इसको चेंज कर लीजिए, कीर स्टारमर, ठीक है। कीर स्टारमर है जो कौन है? अभी पीएम है इंग्लैंड के, याद रखना है। इसको देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यानी न्योमा चुशुल एरिया विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली ड्यू टू फ्लैश फ्लड्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख में ये क्षेत्र मौजूद है और ये खबरों में रहा था। देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे T-72 एक टैंक है जो ले जा रहा था सैनिक, इसमें बैठे हुए थे और इसमें 5 जवानों की इसमें मौत हो जाती है। क्यों? अचानक से इसमें बाढ़ आ जाने के कारण नदी में बाढ़ आ गई थी। और एक कौन सी नदी थी? तो श्योक नदी लद्दाख में स्थित सियाचिन ग्लेशियर के एक हिस्से रीमो ग्लेशियर से निकलती है। किससे? रीमो ग्लेशियर से निकलती है। याद रखना है श्योक नदी कहाँ से निकलती है? तो ये सियाचिन ग्लेशियर के एक हिस्से रीमो ग्लेशियर से निकलती है और यह काराकोरम रेंज के साथ बहती हुई पाकिस्तान यानी पीओके ऑक्युपाइड कश्मीर जो गिलगिट बाल्टिस्तान है उसके क्षेत्र में प्रवेश करती है, ठीक है। और अस्करदू यानी गिलगिट बाल्टिस्तान के पूर्व में स्थित केरिस स्थान पर सिंधु नदी में ये विलीन हो जाती है। श्योक नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो 550 किलोमीटर है और इसके मुख्य दाहिने किनारे की सहायक नदी लद्दाख में क्या है? तो नुब्रा नदी है, नुब्रा नदी। और इसी में देख सकते हैं कि यहाँ पे बाढ़ आने के कारण ये T-72 टैंक के साथ एक 5 जवानों की इसमें शहीद हो जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथी बिमस्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में पूछा गया है और इसमें बताना है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है। करा यह म्यांमार के नेपिडो में आयोजित किया गया था। भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किया था। इंग्लिश में देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बिमस्टेक सिक्योरिटी चिफ्स मीटिंग इट हेल्ड इन नेपिडो म्यांमार। इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाई डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में क्या है कि इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। किसके द्वारा? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल। किसके द्वारा? अजित डोवाल के द्वारा ये रिप्रेजेंट किया गया था, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। कौन? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है। अब हम इसका देख लेते हैं। तो म्यांमार के कहाँ पे? इन नेपिडो में हो। नेपिडो ही म्यांमार का कैपिटल है, इसको याद रखना। पहले इसका शुरुआत में कैपिटल कहाँ था? रंगून था, उसके बाद यंगून हुआ, यंगून से फिर इसको नेपिडो में कन्वर्ट किया गया था। तो ठीक है, यहाँ पे म्यांमार में क्या है? तो अधिकांशतः यहाँ पे आर्मी का ही शासन यहाँ पे देखने को मिलता है और अभी वर्तमान में भी आर्मी का ही शासन है, ठीक है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यानी कि कह रहा है कौन सा सत्य है? तो केवल एक यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं कि बिमस्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बिमस्टेक, ये पहले बिमस्टेक नहीं था, क्या था? तो ये पहले बिस्टेक था। ये क्या था? बिस्टेक, ये बिस्टेक था। बाद में म्यांमार इसमें शामिल हुआ तो क्या हो गया? बिमस्टेक हो गया। बिमस्टेक हो गया। म्यांमार कब शामिल होता है? तो 1997 में। बाद में फिर नेपाल और थाईलैंड भी, नेपाल भी इसमें शामिल होता है और श्रीलंका भी इसमें शामिल होता है। और 2004 से ये क्या होता है? 2004 में ये पूरी तरह बिमस्टेक बन जाता है। जबकि इसकी स्थापना कब होती है? 1997 में होती है। कब? 1997 में इसकी स्थापना होती है। 1997 में इसका स्थापना होता है। किसके द्वारा? तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा। बैंकॉक घोषणा के द्वारा 1997 में 6 जून 1997 को इसका स्थापना होता है। 6 जून 1997 को स्थापना होता है। किसका स्थापना होता है? बिमस्टेक का। और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। इसको लिख देते हैं कि बे ऑफ बंगाल क्या? इनिशिएटिव फॉर, यहाँ पे पूछ सकता है आपसे कहीं कहीं फुल फॉर्म, तो इसको याद रखना। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसमें पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब
इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो बिमस्टेक के बारे में जानते हैं कि इसमें टोटल कितने सदस्य हैं। इसमें टोटल 7 सदस्य कंट्री है। कौन कौन है? तो इंडिया हो गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और थाईलैंड और श्रीलंका इसमें शामिल है। नेपाल और भूटान कब शामिल होता है? 2004 में होता है। उसके पहले बिस्टेक रहता है, ठीक है, इसको याद रखना है। नेपाल भूटान कब शामिल होता है? तो ये 2004 में होता है। उसके पहले क्या होता है? बिस्टेक होता है। कब होता, क्या होता है? तो ये बिस्टेक होता है। बिस्टेक के बाद बिमस्टेक बनता है जब ये म्यांमार इसमें शामिल होता है। इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि पाकिस्तान, इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। पाकिस्तान और मालदीव, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग रहता है। पाकिस्तान और मालदीव इसमें शामिल नहीं है, इसको ध्यान रखना है। और नहीं इसमें चाइना शामिल है, चाइना शामिल भी नहीं है। यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल, यानी इस तरह से जो बंगाल की खाड़ी के आसपास जो टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के क्षेत्र में काम करना है, जैसे कि उसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म और फिशरी के क्षेत्र में इसमें काम करना होता है, ठीक है। ये सारे कंट्री एक साथ कोऑपरेट करते हैं इसमें, ठीक है, बिमस्टेक। और इसमें देख सकते हैं कि बिमस्टेक में टोटल 22% है जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन इसमें रहते हैं, यानी कि पूरे विश्व की जनसंख्या का 22% इसमें निवास करते हैं। यहाँ देख सकते हैं इंडिया अकेले है जो कितना, तो ये जानते हैं कि टोटल ये वर्ल्ड का ये फर्स्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, यानी कि लार्जेस्ट मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ वर्ल्ड का है। कंबाइंड जीडीपी कितना है? तो टोटल $2.7 ट्रिलियन इसका टोटल जीडीपी का कंबाइंड है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेडेड गुड्स अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल एवरी ईयर, यानी कि जितना सारा विश्व में ट्रेड किया जाता है सामान, उसका 1/4 यानी 25% ट्रेड कहाँ से होता है, कहाँ से गुजरता है? तो बे ऑफ बंगाल से गुजरता है। और इसका मेनली 6 फोकस एरिया है। क्या क्या है? तो ट्रेड है, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज है। और यहाँ देख सकते हैं कि चौथी बिमस्टेक कहाँ पे होती है? तो बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल सुरक्षा प्रमुखों की बैठक होती है 27 जुलाई 2024 को। कहाँ? म्यांमार की राजधानी पेइतौर, कहाँ पे? नेपितौ में होती है, नेपितौ में आयोजित की जाती है। और बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल करते हैं। बिमस्टेक की स्थापना कब होती है? 1997 में होती है। किसके द्वारा? बैंकॉक घोषणा के द्वारा होती है। और ये बंगाल की खाड़ी के तटीय राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसका है जो क्षेत्रीय समूह के रूप में इसका एक घोषणा की गई थी। इसके सदस्य होते हैं भारत, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड और म्यांमार होते हैं। थाईलैंड सितंबर 2024 में 6ठी बिमस्टेक शिखर बैठक की मेजबानी करेगा। और ये पहला भी थाईलैंड है जो ये पहला अभी तो वर्तमान में करंट कर रहा है चेयर। और ये पहला समिट कहाँ हुआ था? थाईलैंड में हुआ था, जो बैंकॉक में 1997 में होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। आगामी शिखर बैठक की तैयारी के लिए बिमस्टेक बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है। दूसरी बिमस्टेक विदेश मंत्री की रिट्रीट 11 और 12 जुलाई को कहाँ पे? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। आपको ये ध्यान रखना है कि जो म्यांमार है ये आज़ाद कब होता है? ये आज़ाद होता है कब? 4 जनवरी 1948 को। 4 जनवरी 1948 को ये आज़ाद होता है, ठीक है, भारत की आज़ादी के बाद होता है। और म्यांमार भारत से कब अलग हुआ था? इसको याद रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ये कब? 1937 में ये भारत से अलग होता है। 1937 में भारत से म्यांमार अलग होता है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि यह कौन सा इसमें सही है। यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह मंगोलिया की राजधानी कहाँ? उलान बटोर में आयोजित किया गया था। कहीं कहीं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है उलान बटोर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत और मंगोलिया के बीच में नहीं है, तो कहाँ पे है? ये एक बहुराष्ट्रीय है, यानी कि अनेक देशों के लोग इसमें, अनेक देशों के सैनिक मिशन है। कहाँ? ये तो भारत, ये क्या है? खान क्वेस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सरसाइज खान क्वेस्ट हेल्ड बिटवीन 27 जुलाई एंड 9 अगस्त 2024। फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया एंड सेकंड ऑप्शन इज इट वाज हेल्ड इन उलान बटार द कैपिटल ऑफ मंगोलिया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है, और सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ओनली, यानी कि ओनली 2 स्टेटमेंट, सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी पहला गलत हो जाएगा। बाकी हम और भी कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे उलान बटार में मंगोलिया में हुआ था। कहाँ? तो मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज हो गया, इसमें बहुत सारे देशों ने इसमें भाग लिया था। खान क्वेस्ट 2024 एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास था जो 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित की गई थी। इस वार्षिक अभ्यास का 21वां संस्करण, ये कौन सा संस्करण है ये याद रखना है, ये 21वां संस्करण है जो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में की गई थी, ठीक है। इस अभ्यास को इस उद्देश्य से डिजाइन किया गया था कि साझेदारी और गठबंधन बनाना, मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए क्षमताओं का मजबूत करना और संघर्ष और प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहना,
ठीक है, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और सभी बलों में संयुक्त राष्ट्र के मानकों को सुदृढ़ करना है। अभ्यास में शामिल थे कमांड पोस्ट और फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास, बहुसांस्कृतिक कार्यक्रम और भाग लेने वाले देशों द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शन भी इसमें आयोजित की जाती है। इस अभ्यास में टोटल 20 देशों के 900 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, मिस्र, जर्मनी, हंगरी, इंडोनेशिया, जापान, नेपाल और पाकिस्तान भी इसमें शामिल होता है। फिलीपींस, कतर, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, सिंगापुर, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और इसमें वियतनाम भी शामिल था। इसको ध्यान रखना है, आपको पूछे जाने वाले क्वेश्चन क्या क्या हैं तो इसको देख लेना है कि ये मंगोलिया की राजधानी का है, उलान बाटोर है। और ये ध्यान रखना है ये कौन सा खानक्वेस्ट का जो सम्मेलन था, कौन सा आयोजन हुआ था, 21वां संस्करण था, याद रखना है। और ठीक है, कहाँ पे हुआ था और किन दो देशों के बीच, तो ये बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास था, इसको याद रखना है। ठीक है, और इसमें कितने देश, तो 20 देशों के इसमें शामिल हुए थे, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रिपेयर ए चेकलिस्ट ऑफ इट्स इंटायर फौना। फौना मतलब क्या होता है, एनिमल होता है, एनिमल होता है, ठीक है, एनिमल यानी जीव जंतु होता है। ठीक है, और बात करते हैं फौना की, बात करते हैं फौना की बात करते हैं, तो फौना क्या होता है, ठीक है, फौना क्या, तो ये हो गया। और फ्लोरा एक होता है, क्या, तो फ्लोरा, फ्लोरा मतलब प्लांट्स होता है, प्लांट्स यानी पेड़ पौधे के बारे में इसमें स्टडी की जाती है, पेड़ पौधे के प्रजातियों को इसमें संरक्षित किया जाता है। और इसके लिए क्या करता है, IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये क्या करता है, जारी करता है किसका, तो ये जारी करता है रेड लिस्ट, जारी करता है रेड लिस्ट, रेड लिस्ट जारी करता है, जिसमें वैसे जीव जंतु या पेड़ पौधे जिनका जो स्थिति है वो खराब होता जा रहा है या फिर संकटग्रस्त है, इसमें जैसे होता है क्या, तो वल्नरेबल हो गया, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली यानी पूरी तरह से ये है जो संकटग्रस्त है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर, ठीक है, एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो गया, वैसे जीव जंतु या पेड़ पौधे की प्रजातियां जो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से है जो कैटेगराइज किया गया है कि कौन कौन से ये जीव जंतु या पेड़ पौधे की प्रजातियां सुरक्षित है या असुरक्षित है, और इसके व्यापार पे या इसके ट्रेडिंग पे इसको रोक लगाता है कौन, IUCN रोक लगाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से फौना ऑफ इंडिया, द फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल इज द फर्स्ट कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट कवरिंग 1,04,561 फौनल स्पीसीज को एक चेकलिस्ट करता है। इट कंप्राइजेज 121 चेकलिस्ट ऑफ ऑल नोन टैक्सा कवरिंग 36 फाइला। यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या है, तो भारत ने अपने सभी जीव जंतुओं की एक चेकलिस्ट तैयार किया है, जिसमें 1,04,561 प्रजातियों को शामिल किया गया है। यह चेकलिस्ट भारत के फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल पर उपलब्ध है, यहाँ पे देख सकते हैं। इस सूची में शामिल है स्थानीय प्रजातियां, संकटग्रस्त प्रजातियां, अनुसूचित प्रजातियां। इस सूची से जुड़ी कुछ बातें हैं कि यह सूची वैज्ञानिक शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, संरक्षण प्रबंधकों और नीति निर्माताओं के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी और ये इसके बारे में जानने का प्रयास करेगा। तो जानते हैं कि इस सूची से जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी में बदलाव पर नजर रखी जा सकेगी और खतरे में पड़ने वाले या विलुप्त हो रही प्रजातियों की इसमें पहचान की जा सकेगी। इससे सरकार को वन्यजीव संरक्षण, आवास संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन के लिए बेहतर नीतियां बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। इस सूची में स्तनधारी यानी मैमल्स की संख्या करीब 455 है और मेघालय में, याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन पूछ सकता है डीप में, अगर BPSC स्टेटमेंट बनाता है तो क्या पूछ सकता है कि मेघालय में सबसे ज़्यादा स्तनधारी प्रजातियाँ पाई जाती है, कहाँ स्तनधारी प्रजातियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो मेघालय में। इस सूची में पक्षियों की संख्या क्या है, तो करीब 1358 है और इसमें 79 प्रजातियाँ भारत के लिए कहाँ है, तो स्थानिक है यानी कि एक ही जगह पे लोकेटेड है, यहाँ पे भारत में ही पाया जाता है। अनाथाना, लैटेंडेस और नीलगिरी ट्रैगस मोनोटाइपिक जैसी 3 प्रजातियां सिर्फ भारत में ही पाई जाती है। तो आपको ज़्यादा डीप में याद नहीं रखना है, ये हो सकता है UPSC PT के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? Recently, which organization has approved a $1.5 billion loan to support India's green hydrogen initiative? Answer is option
ए करेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक हो जाएगा, ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं तो क्या है कि भारत के हरित हाइड्रोजन अभियान के समर्थन में विश्व बैंक ने 1.5 बिलियन डॉलर लोन, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि कितना बिलियन डॉलर लोन, तो 1.5 बिलियन डॉलर लोन का ऋण दिया है। यह ऋण भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और खपत को बढ़ाने में मदद मिलेगा। इससे जलवायु वित्त के यानी क्लाइमेट फाइनेंस के तेज विकास में भी काफ़ी मदद मिलने का आसार है। इस ऋण के बारे में जानते हैं कि भारत के लिए विश्व बैंक की ओर से वित्त पोषण का यह दूसरा दौर है, सेकेंड राउंड में दिया गया है। इस ऋण से हरित हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर के उत्पादन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। इस ऋण से कम कार्बन निवेश के लिए वित्त जुटाने में मदद मिलेगी और विश्व बैंक ने इस ऋण के लिए कई प्रमुख प्रदर्शन संकेतक निर्धारित किए हैं और जून 2026 तक उनकी निगरानी में ही करेगा। भारत के हरित हाइड्रोजन में बातें जानते हैं क्या क्या है, तो भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत होती है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कब, 4 जनवरी 2022 को। क्वेश्चन आपको याद रखना है कब होती है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत होती है 4 जनवरी 2022 को और इस मिशन का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक 50 लाख टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना यानी ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। इस मिशन से 2030 तक प्रति वर्ष लगभग 50 MMT कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोकने की मदद मिलेगी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। विश्व बैंक की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी कब स्थापना होती है, 1944 में होती है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में होती है जब द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति हो जाती है। उसके बाद यूरोप और जापान के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए की गई थी। इसका मूल नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी कि IVRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IVRD। इसके सदस्यता कौन है, तो विश्व बैंक में 189 सदस्य देश है। जिसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा किया जाता है। गवर्नर आमतौर पर सदस्य देशों के वित्त या विकास मंत्री होते हैं। इसका काम क्या है, तो विश्व बैंक देशों के विकास में सहायता के लिए वित्तीय उत्पाद और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। जैसे कि खाद्य सुरक्षा में यह सुनिश्चित करता है कि सभी को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो। जलवायु परिवर्तन में देखता है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दों का समाधान करना और इससे प्रभावित विकासशील देशों की सहायता करना, HIV, एड्स और मलेरिया से मुकाबला के लिए है जो अनेकों उपाय करना और पर्यावरणीय स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। कौन, ये वर्ल्ड बैंक इसमें काम करता है। मुख्यालय कहाँ है, तो जानते हैं कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC है। और पीछे हमने छोड़ दिया था तो बिमस्टेक का भी ध्यान रखना है, बिमस्टेक का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो बिमस्टेक का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो याद रखना है ढाका है। कहाँ, ढाका। ढाका जो राजधानी कहाँ है, बांग्लादेश की राजधानी है। बाकी विश्व बैंक मध्यम आय वाले देशों, बहुपक्षीय साझेदारों और स्थानीय साझेदारों के साथ ये साझेदारी करता है और ये काम आगे करता है। अगला प्रश्न है कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो याद रखना है कि मलेशिया की सबसे चोटी क्या है, ऊंची चोटी क्या है, माउंट किनावालू है। उस पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कंकर माउंट किनावालू द हाईएस्ट पीक इन मलेशिया। आंसर क्या हो जाएगा इसका, लक्ष्मी झा हो जाएगा। और लक्ष्मी झा कहाँ की है, तो ये सहरसा की रहने वाली है, सहरसा बिहार की रहने वाली है। तो बिहार से स्पेसिफिक क्वेश्चन है, हो सकता है ये BPSC में आपसे क्वेश्चन करंट के माध्यम से पूछ सकता है कि बिहार के रहने वाली लक्ष्मी झा ये कहाँ से है, तो सहरसा से है। जो कहाँ गई है, माउंट किनावालू पे, जो मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी है उस पर ये चढ़ाई की है, याद रखना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लक्ष्मी झा। यहाँ देख सकते हैं लक्ष्मी झा का फोटो, यहाँ पे यही है लक्ष्मी झा। और मलेशिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट किनावालू बोर्नियो और मलेशिया का सबसे ऊंची पर्वत है जो 4095 मीटर यानी 13,435 फीट की ऊंचाई के साथ यह पृथ्वी पर एक द्वीप की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर एक द्वीप की तीसरी सबसे ऊंची चोटी और दक्षिण पूर्व एशिया की 28वीं सबसे ऊंची चोटी और दुनिया का 20वां सबसे प्रमुख पर्वत है। कौन, माउंट किनावालू। लक्ष्मी झा इंडिया की पहली बेटी है जिन्होंने इसे सबमिट कर सहरसा का नाम देश और प्रदेश में रोशन किया है। यहाँ पे देख सकते हैं माउंट किनावेलू कहाँ पे है, लोकेटेड है, तो माउंट किनावेलू कहाँ है, तो ये ब्रुनाई और मलेशिया के बीच में यहाँ पे एक पर्वत है। ठीक है, माउंट किनावेलू। और यहाँ देख सकते हैं ये ब्रुनाई क्या है, ब्रुनाई क्या है, तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखना है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन है, ये ब्रुनाई है, ब्रुनाई आइलैंड। जबकि विश्व का सबसे बड़ी द्वीप क्या है, तो क्या है, डेनमार्क में क्या है, डेनमार्क में ग्रीनलैंड है। और विश्व में क्या है, विश्व में डेनमार्क में ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड
ग्रीनलैंड है कहाँ? डेनमार्क में है, डेनमार्क में। और ये दोनों क्वेश्चन है जो बीपीएससी पीटी में पूछा गया। ग्रीनलैंड कहाँ? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। और ये ग्रीनलैंड है किसके अधीन है? तो ये डेनमार्क के अधीन है, इसको भी ध्यान रखना है। दोनों क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में पूछा गया है। और एशिया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रुनाई है जो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी के किसके लिए फेमस है? तो एक 9 डैश लाइन चाइना के द्वारा डेवलप किया है, 9 डैश लाइन, 9 डैश लाइन, 9 डैश लाइन याद रखना है, 9 डैश लाइन। ये किससे, ये हो सकता है आपसे पूछ दे कि 9 डैश लाइन ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये साउथ चाइना सी में है। इस तरह से एक 9 डैश लाइन इस तरह से चाइना के द्वारा वहाँ पे अधिकार बनाने के लिए वहाँ पे इस तरह से एक डेवलप किया गया है, उस तरह से, ठीक है। याद रखना है ये कहाँ पे है? ये पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी है, ईस्ट टाइमोर है, और इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है, ब्रुनाई है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है? विच यूनाइटेड नेशन एजेंसी हैज रिसेंटली रिलीज्ड द एनुअल वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। यहाँ पे देख सकते हैं किसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है। यहाँ देख सकते हैं UNODC यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC की बात कर रहा है। और इसका आंसर क्या है? UNODC हो जाएगा। WHO की बात करते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे? जिनेवा में हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा में है, ठीक है, जिनेवा में हेडक्वार्टर है, इसको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को होती है, 7 अप्रैल 1948 को होता है। और 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। और बात करते हैं यूनाइटेड यूनिसेफ का, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। और यूनिसेफ क्या करता है? बच्चों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वो फंड इकट्ठा करता है, फंड वर्ल्ड वाइड वो प्रोवाइड करता है बच्चों की सुरक्षा के लिए। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और 1946 में इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। और यूनिसेफ भी 1946 में इसका स्थापना होता है। कब? 1946 में इसका स्थापना होता है, 1946-48 के आसपास। 1953 से पूरी तरह से ये काम करती है वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो UNODC। और UNODC का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? तो 26 जून को मनाई जाती है, याद रखना है। इसका उद्देश्य है कि नशीली दवाओं से मुक्त दुनिया को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई को बढ़ाना है। इस अवसर पर नशीली दवाओं और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC ने अपनी वार्षिक विश्व नशीली दवा रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें चेतावनी दी गई कि तस्करी में वृद्धि के साथ साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या भी बढ़ रही है। और ये विश्व ड्रग दिवस याद रखना है कब मनाई जाती है? तो ये 26 जून को मनाई जाती है। थीम क्या था इस बार 2024 में? कि साक्ष्य स्पष्ट है, रोकथाम में निवेश करें। ये आपको ध्यान रखना है कि UNODC का थीम क्या इस बार है? तो साक्ष्य स्पष्ट है, रोकथाम में निवेश करें। और इसकी स्थापना कब होती है? 1997 में इसकी स्थापना की जाती है। और इसके कार्यकारी निदेशक कौन है? यूरी फेडोटोव है। और इसके पैतृक संगठन यानी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र है। और क्या है? तो मुख्यालय इसका कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है, इसको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। मिलान करना है कौन से राज्यों में नए राज्यपाल का नियुक्ति किया गया है? तो तेलंगाना की बात करते हैं। तो तेलंगाना में किसका? तो जिष्णु देव वर्मा, जिष्णु देव वर्मा ये तेलंगाना में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। जबकि सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम में कौन है? तो सिक्किम में ओम प्रकाश माथुर, यानी सिक्किम में क्या? OP माथुर या ओम प्रकाश माथुर भी ऑप्शन में दे सकता है। झारखंड में क्या है? तो संतोष कुमार गंगवार, इनको जानते हैं। संतोष कुमार गंगवार कहाँ के? तो ये झारखंड के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। जबकि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट मैच कर जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनको फोटो के माध्यम से देख सकते हैं कि CP राधाकृष्णन कहाँ के? तो महाराष्ट्र के गवर्नर रहे, महाराष्ट्र के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। जबकि लक्ष्मी प्रसाद आचार्य ये कहाँ के? ये असम के हैं। लक्ष्मी
लक्ष्मी प्रसाद आचार्य ये कहाँ के बने हैं गवर्नर, तो असम के बने हैं, जबकि जिष्णु देव वर्मा कहाँ, तेलंगाना के हैं और ये हैं, और ओपी माथुर कहाँ, तो सिक्किम, और CH विजय शंकर ये मेघालय के राज्यपाल बने हैं। मेघालय के राज्यपाल कौन बने हैं, तो ये विजय शंकर बने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं और भी गवर्नर है संतोष गंगवार। संतोष गंगवार ये हैं और इनको पहचानते भी होंगे, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं संतोष गंगवार, और ये झारखंड के राज्यपाल रहे हैं। और ये रमन डेका बने हैं कहाँ से, तो छत्तीसगढ़ के ये राज्यपाल बने हैं, जबकि हरिभाऊ किशन राव वागड़े ये राजस्थान के राज्यपाल बनते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, नए नियुक्ति की गई है तो हो सकता है मिलान करने के लिए पूछ दे। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण, ये ध्यान रखना है कौन सा संस्करण है, तो ये 16वां संस्करण है, वो कहाँ आयोजित किया गया। वेयर वॉज द 16th एडिशन ऑफ द इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट हेल्ड, कहाँ पे हुआ है, तो उलन बटार में हुआ है, जो मंगोलिया में है। मंगोलिया की सॉरी यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, उमरोई, जो मेघालय में हुआ है। उमरोई और मेघालय में हुआ है। ये उलान बटोर मंगोलिया में क्या हुआ है, खान क्वेस्ट हुआ है। कहाँ, खान क्वेस्ट हुआ है, जो हमने पहले क्वेश्चन को देखा था। खान क्वेस्ट एक्सरसाइज कहाँ हुआ है, उलान बटोर मंगोलिया में होता है, जबकि उमरोई जो मेघालय में है वे भारत और मंगोलिया के बीच में क्या होता है, ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट होता है। इसका आंसर क्या है, उमरोई मेघालय हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे और भी कुछ एक्सरसाइजेज है जिसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सरसाइज संप्रति कहाँ से है, तो ये इंडिया और बांग्लादेश यानी भारत और बांग्लादेश के बीच होता है संप्रति एक्सरसाइज। मित्रा शक्ति की बात करते हैं तो इंडिया और श्रीलंका के बीच मित्रा शक्ति होता है, जबकि मैत्री एक्सरसाइज किसके बीच, तो इंडिया और थाईलैंड के बीच मैत्री एक्सरसाइज होता है। और इंडिया और अमेरिका के बीच में 2 प्रमुख वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास किया जाता है, आयोजन किया जाता है। कई एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है तो ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं नोमैडिक एलिफेंट की बात करते हैं तो एक्सरसाइज किसके बीच होता है, तो नोमैडिक एलिफेंट देखते हैं इंडिया और मंगोलिया के बीच हुआ, और ये भी हाल ही में उमरोई मेघालय में आयोजित की गई। गरुड़ शक्ति ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। शक्ति एक्सरसाइज कहाँ, तो इंडिया और फ्रांस के बीच। धर्मा गार्जियन कहाँ, इंडिया और जापान के बीच। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। और हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया और चाइना के बीच में ये होता है, क्या, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। और इसी में देखते होंगे उस समय जो अब युद्ध होता है तो भारत और चीन के बीच एक आपसी कुछ सालों पहले यहाँ पे होता है, झड़प होती है, जिसमें भारत के लेफ्ट जो गवर्नर रहे उस समय क्या रहे, वो मिलिट्री ऑफिसर थे संतोष बाबू, उनका इसमें ये शहीद हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू किया था। हु लॉन्च्ड द आइडियाज फॉर लाइफ इनिशिएटिव इन जुलाई 2024, तो आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन, भूपेंद्र यादव हो जाएगा, यानी यूनियन इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जानते हैं कि मिशन लाइफ की शुरुआत किसने किया था। मिशन लाइफ जानते हैं मिशन लाइफ क्या है। मिशन लाइफ की शुरुआत होती है कब, ये 2021 में शुरुआत की जाती है, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा COP26 जो होता है कहाँ पे, ग्लासगो में। कहाँ, ग्लासगो यूके में आयोजित की जाती है। वहीं पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मिशन लाइफ की शुरुआत की जाती है, एक एजेंडा पेश की जाती है, और इसमें ये कहा जाता है कि हमारे द्वारा एक उस तरह से पर्यावरण को नुकसान होने से बचाना है, और हमें जानबूझकर या उस तरह से एक संवेदनशील होना है पर्यावरण के प्रति, और पौधों और वृक्षों को लगाकर हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। और ये मिशन लाइफ दिया गया था 2021 में COP26 में, इसको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जानते हैं इसके बारे में, तो यहाँ देख सकते हैं ये कौन है, भूपेंद्र यादव हैं, ये मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है। यहाँ पे देख सकते हैं आइडियाज फॉर लाइफ एक ऐसी पहल है जो मिशन लाइफ के 7 विषयों को कवर करती है। एक ऐसा अभियान है जो पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है, और यही मिशन लाइफ के ये फंक्शन है कि पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है। मिशन लाइफ के विषय है जैसे कि पानी को बचाना है, ऊर्जा बचाना है, कूड़ा कम करना है यानी वेस्ट को रिड्यूस करना है, ई कचरा कम करना है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कम करना है, एकल उपयोग प्लास्टिक को न कहना है यानी कि से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, टिकाऊ खाद्य प्रणालियाँ अपनाना है, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जाती है, इसमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की बात की जाती है। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूपेंद्र यादव। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब होती है, 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट
दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेयर विल द सेकंड स्पेस पोर्ट ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल बी सेटअप? कहाँ पे होगा? तो ये कहाँ पे? इसका आंसर तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के थुथुकुडी में। इसका आंसर क्या? तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जानते हैं कि इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो हेड क्वार्टर है जो बेंगलोर में है। पहला जो स्पेस पोर्ट है कहाँ पे? बेंगलोर में है, बेंगलोर में है, ठीक है। और दूसरा जो स्पेस पोर्ट बनने वाला है कहाँ पे? तमिलनाडु के थुथुकुडी में है। और जानते हैं कि नासा का स्थापना कब होता है? नासा का स्थापना होता है 1958 में। और डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होता है? तो ये भी 1958 में आयोजित इसका डीआरडीओ का स्थापना होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और नासा किसका है? तो स्पेस एजेंसी है किसका? अमेरिका का है, ठीक है, इसको याद रखना है। और इसरो के जो वर्तमान में कौन है? एस सोमनाथ, एस सोमनाथ 10वें, यहाँ 10th 10वें क्या है? तो ये चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं। इसरो के चेयरमैन कौन है? तो ये भी एस सोमनाथ है। और जबकि डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? समीर बी कामत, ठीक है, याद रखना है। समीर बी कामत कौन है? डीआरडीओ के ये चेयरमैन है, याद रखना है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम, ध्यान रखना है आपको, ये नाम याद रखना है, कहाँ पे? कुलशेखरपट्टिनम में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 फरवरी 2024 को इसकी आधारशिला रखी थी। इसरो का यह नया स्पेस पोर्ट देश की अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगा। और इसरो के इस नए स्पेस पोर्ट से जुड़ी कुछ खास बातें हैं कि यह स्पेस पोर्ट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कितना है? तो लगभग 700 किलोमीटर के दूरी पे बनाया गया है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। और ये श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। इस स्पेस पोर्ट को छोटे उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए बनाया जा रहा है। इस स्पेस पोर्ट की लागत करीब कितनी है? तो 950 करोड़ रुपए है। और इसे बनाने में 2 साल समय लगेगा। और यह स्पेस पोर्ट निजी अंतरिक्ष कंपनियों, यानी कि जो प्राइवेट स्पेस कंपनी है, उसको आगे लाने में मदद करेगा, आगे बढ़ाने में मदद करेगा। जैसे कि अंतरिक्ष मिशन। इससे रॉकेट के पुर्जों को सुरक्षित और कम समय में ले जाना आसान होगा। इससे लागत कम होगी और इससे हजारों नौकरियां का भी उत्पादन किया जाएगा, पैदा होगा, नौकरी मिलेगा। हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग, यानी कि विच गवर्नमेंट एजेंसी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड संपूर्ण अभियान? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो जानते हैं नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की जाती है। किसके स्थान पे? तो ये किसके? 5 ईयर प्लान, यानी पंचवर्षीय योजना के बाद इसको है जो लाया जाता है। कब इसको खत्म किया जाता है? पंचवर्षीय योजना को। और फिर इसको विजन प्लान के आधार पे नीति आयोग की स्थापना की जाती है। और इसके जो चेयरमैन होते हैं कौन होते हैं? तो ये अनऑफिशियल जो चेयरमैन होते हैं कौन? प्रधानमंत्री होते हैं, इसको ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? तो 1982 में होती है। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि नाबार्ड की स्थापना कब होती है? तो 1982 में। और शिव रमन समिति के आधार पे होती है, शिव रमन समिति के अनुशंसा पे होता है, शिव रमन समिति, इसको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे संपूर्ण अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? किसके? नीति आयोग के द्वारा। 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाली इस अभियान का उद्देश्य है एडीपी, यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एडीपी का फुल फॉर्म क्या है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, या एबीपी जिलो। एबीपी क्या? एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। जिलो और ब्लॉकों में 6 चिन्हित संकेतकों में संतृप्ति हासिल करना है, सेटिस्फैक्शन हासिल करना है। नीति आयोग 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक 3 महीने का अभियान लाया है। कितना? तो 3 महीने का ये संपूर्णता अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है देश भर के आकांक्षी जिलों में 6 प्रमुख संकेतकों और आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों की, यानी कि इंडिकेटर्स की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। संपूर्णता अभियान का उद्देश्य है आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम चौदह नंबर प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है?
तो देख सकते हैं कि व्हाट इज जंक डीएनए। तो रिसेंटली इन द न्यूज़ ये क्या है, तो डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र है, यानी कि नॉन कोडिंग रीजन्स ऑफ डीएनए। इसका मतलब क्या होता है ये आप देख सकते हैं कि जंक डीएनए और नॉन फंक्शनल डीएनए, जो ऐसे डीएनए जो फंक्शन में नहीं है, कार्य नहीं कर रहे हैं, इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट हैज नो known biological function. Most organisms have some junk DNA in their genome. It usually consists of pseudogenes and fragments of transposons and viruses. Some more things. Repeated DNA sequence are often called junk DNA और dark matter. हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि जंक डीएनए के और क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है डार्क मैटर कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि डीएनए अनुक्रमों के दोहराव को अक्सर जंक डीएनए कहते हैं या फिर इसे डार्क मैटर कहते हैं। ये गुणसूत्रों में पाए जाते हैं और कैंसर या अन्य बीमारियों में योगदान कर सकते हैं। देख सकते हैं तो कुछ डबल स्टैंड के रूप में मौजूद होते हैं या हेयर पिन लूप में खुद पर वापस मुड़ जाते हैं। तो जानते हैं कि इस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, तो इस तरह से, ठीक है। यही कभी कभी क्या होता है, रिपीटेड हो जाता है, जो बायोलॉजिकल फंक्शन ये क्रिएट नहीं कर पाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन यानी GCPRS का उद्घाटन कहाँ किया गया। वेयर वाज द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी यानी GCPRS इनॉग्रेटेड रिसेंटली। इट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। वेयर? न्यू दिल्ली। आंसर इज ऑप्शन सी, नई दिल्ली। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर 4 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन हुआ कहाँ, तो 7 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में समाप्त हुआ। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और वैश्विक सम्मेलन ने प्लास्टिक उद्योग में उद्योग के नेताओं, नवप्रवर्तकों, नीति निर्माताओं और पर्यावरण विशेषज्ञों सहित अन्य हितधारकों के लिए एक मंच प्रदान किया, जहां प्लास्टिक पुनर्चक्रण और टिकाऊ प्रथाओं के पुनर्चक्रण में नवीनतम रुझानों और नवाचारों के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया गया, यानी कि प्लास्टिक का कैसे रिसाइकल हो और किस तरह से वो इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुँचाए। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सचिव कौन? निवेदिता शुक्ला वर्मा ने 4 जुलाई 2024 को प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया था। अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ और रसायन एवं पेट्रोकेमिकल निर्माता संघ, ये दोनों मिलकर के इस योजना को क्या किया, आयोजन कराया था, ठीक है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ की स्थापना कब होती है। 1945 में होती है और यह भारत के प्लास्टिक के उद्योग में सबसे पुराने और सबसे बड़े शीर्ष निकायों में से एक है और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और रसायन और पेट्रोकेमिकल निर्माता संघ की स्थापना कब होती है? 1993 में होती है और यह CPA में भारतीय रसायन और पेट्रोकेमिकल्स उद्योग का शीर्ष निकाय है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है नेपाल के बारे में पूछा गया कि नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में बताना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही दिया गया है। कह रहा है KP शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये दूसरी बार नहीं किया गया है, ये चौथी बार किया गया है। कितनी? तो ये चौथी बार, ठीक है। ये फोर्थ टाइम है। कितना? तो ये फोर्थ टाइम है, ठीक है, फोर्थ टाइम, ठीक है। और कह रहा है नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी CPN UML और नेपाली कांग्रेस NC का गठबंधन है। तो ये स्टेटमेंट सही है। और नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड के द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ था। तो ये 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं KP शर्मा ओली हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल फॉर द फोर्थ टाइम। The new government is a coalition of the Communist Party of Nepal, Unified Marxist-Leninist and Nepali Congress. The formation of the new government was triggered by the loss of trust vote by Pushpa Kamal Dahal Prachand in the House of Representative. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। Only 2 and 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड 1 इज इनकरेक्ट। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं और भी इसमें कि पिछले 15 साल में यहाँ पे नेपाल में वहाँ की राजनीति बहुत ही अस्थिर रही, जिस कारण से वहाँ पे 14 सरकार बनी है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने KP शर्मा ओली को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। सोमवार को वह तीसरी बार नहीं, वो यहाँ पे चेंज कर लिए, चौथी बार है, ठीक है। चौथी बार PM पद की शपथ लेंगे, ठीक है। नेपाल में राजशाही थी, लेकिन 2008 में लोकतंत्र ने इसकी जगह ले ली थी। पहले क्या था? वहाँ पे राजशाही था, यानी राजा का रूल चलता था, लेकिन 2008 में वहाँ पे लोकतंत्र इस्टेब्लिश हो गया। इस बात को 15 साल हो चुके हैं, लेकिन देश अभी भी राजनीतिक अस्थिरता से ही गुजर रहा है। इस बार के ओली सरकार को मिलाकर बीते 15 साल में 14 सरकार बनी है। ओली
सरकार इस बार चौथी बार पीएम बनेंगे। यहाँ पे देख सकते चौथी बार है। पहली बार वह 2015 में, उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे केपी शर्मा ओली का नाम क्या है? खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। ये 15 जुलाई 2024 को नेपाल के राजधानी कहाँ? काठमांडू में राष्ट्रपति कौन है? नेपाल के रामचंद्र पौडेल के द्वारा चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। ठीक है। और ये पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली पिछली गठबंधन सरकार के संसद में विश्वास मत खो जाने के कारण ये केपी शर्मा ओली एक बार फिर से गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब रहे। नेपाल संविधान के प्रावधानों के अनुसार नई सरकार को शपथ ग्रहण के 30 दिनों के भीतर नेपाली संसद के निचले सदन से विश्वास मत हासिल करना होता है। यहाँ पे और भी कुछ जानते हैं नेपाल के संसद के बारे में। अप्रैल 2008 में राजशाही की समाप्ति के साथ नेपाल को एक गणतंत्र देश घोषित किया गया, यानी रिपब्लिकन कंट्री घोषित किया गया था। 2015 में देश में एक नया संविधान लागू किया गया जिसने नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष संघीय देश बना दिया। पहले क्या था? नेपाल एक हिंदू देश था, हिंदू राष्ट्र था। नेपाल एक संसदीय लोकतंत्र है और इसकी संसद को क्या कहते हैं? तो संघीय संसद कहते हैं। क्या? संघीय संसद कहते हैं। संघीय संसद द्विसदनीय है जिसमें राष्ट्रीय सभा या नेशनल असेंबली ऊपरी सदन है और प्रतिनिधि सभा क्या है? तो ये निचली सदन है। 59 सदस्यीय राष्ट्रीय सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से 6 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं और 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा के सदस्य सीधे लोगों द्वारा 5 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो आप नेपाल के बारे में ये सब देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU द्वारा 2023 के लिए दुनिया भर में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया? विच सिटी वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट प्लेस टू लिव इन द वर्ल्ड फॉर 2023 बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट? तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे वियना हो जाएगा। क्या? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कहाँ की? ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी है ये वियना है। ठीक है। और डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? ये कोपेनहेगन है। यहाँ पे देख सकते हैं इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट 2024 में वियना सबसे रहने लायक शहर बना गया। 2024 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लगातार तीसरी बार वियना को दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2004 से हर साल प्रकाशित होता आ रहा है और दुनिया भर के 173 शहरों की इसमें तुलना किया जाता है। ठीक है। जून 2023 में वियना को तीसरी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर चुना गया। 2018 में वियना रैंकिंग में शीर्ष पर रहने वाला पहला यूरोपीय शहर था और इस तरह उसने मेलबर्न की जगह ले ली थी, जिसने 7 साल तक सबसे रहने योग्य शहर कौन था? वियना से पहले मेलबर्न था जो ऑस्ट्रेलिया का शहर है। और 2019, 22 और 23 में वियना ने शीर्ष रैंकिंग बरकरार रखी है। स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और संस्कृति जैसे मानदंडों के अलावा वियना ने सुरक्षा और स्थिरता के क्षेत्रों में भी विशेष रूप से अच्छा स्कोर किया है। दूसरे से 5वें स्थान पर दूसरा कौन सा है? कोपेनहेगन है, तीसरा ज्यूरिख है और चौथा मेलबर्न और पांचवा कैलगरी है। यहाँ पे और भी देख लेते हैं कि EIU स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। द EIU इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स कंट्री, इंडस्ट्री एंड मैनेजमेंट analysis and forecast for over 200 countries. The EIU also offers advisory services to entrepreneurs, financiers and government officials. देखिए इसको याद रखना है कि EIU क्या करता है? EIU ये डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट भी जारी करता है, इसको भी ध्यान रखना है। यानी प्रजातंत्र के बारे में बताता है कि कैसा किस देश में प्रजातंत्र किस हाल में गुजर रही है। ठीक है। जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? हाउ मेनी एडिशंस ऑफ द नोमैडिक एलिफेंट ज्वाइंट एक्सरसाइज हैव बीन कंडक्टेड बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड मंगोलियन आर्मी टिल जुलाई 2024? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 16वां एडिशन, 16 एडिशन हो चुके हैं। देख सकते हैं कि भारत और मंगोलिया के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण, ये क्या है? नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण 3 से 16 जुलाई 2024 तक मेघालय के कहाँ पे? उमरोई में। ये याद रखना है कहाँ पे? मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। ठीक है। इस अभ्यास का मकसद है कि आतंकवादी घटनाओं से निपटने में दोनों देशों के सेनाओं को बेहतर बनाना है और यह अभ्यास अर्ध शहरी और पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों देशों की संयुक्त क्षमता को आगे बढ़ाता है। ठीक है। यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के लिए एक साथ ट्रेनिंग का भी मौका देता है, इसको ध्यान रखना है। किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? तो विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट बैंक नोट विथ होलोग्राफी 3D टेक्नोलॉजी? तो आंसर क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। क्या? जापान हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से होलोग्राफी 3D टेक्निक से ये वहाँ का जो करेंसी बनाया गया है जापान का।
यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा है जापान ने 3 जुलाई 2024 को 3D होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी से लैस नए बैंक नोट जारी किया है। इन नोटों में ऐतिहासिक हस्तियों जो ऐसे हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है उनका नाम इसमें दिया गया है, उनका चित्र दिया गया है और जो 3D में घूमते हुए दिखते हैं। यह तकनीक जालसाजी से निपटने के लिए भी मदद करती है, यानी फ्रॉड से मदद करती है। यह नोट 10,000 येन, 5,000 येन और 1,000 येन के बने होते हैं और इस पे प्रमुख ऐतिहासिक हस्तियों के चित्र दिए गए हैं। ठीक है, इस नोटों पर बड़े अरबी अंक है ताकि सभी आयु और राष्ट्रीयताओं के लोग मूल्य को आसानी से पहचान सके और ये स्पर्शनीय चिन्ह भी है ताकि दृष्टिबाधित लोग मूल्य वर्ग को स्पर्श करके इसकी पहचान कर सके। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ नोट दे सकते हैं किस तरह से ये बनाया गया है। आपको ये बस याद रखना है कि ये 10,000 येन, 5,000 येन और 1,000 येन के ये बनाए गए हैं। ठीक है, कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है? वेयर वॉज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन केव डिस्कवर्ड? तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पे। आपको यह भी ध्यान रखना है कि सुलावेसी आइलैंड कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है, इसको ध्यान रखना है। करा दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा चित्रकला, ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से गुफाओं पे पेंटिंग जो उस तरह से की जाती थी, जैसा कि भीमबेटका गुफाओं में भी ऐसा देखने को मिलता है। तो दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा चित्रकला इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर स्थित लियांग करम्पुआंग। हो सकता है आपसे ये पूछ दे कि लियांग करम्पुआंग कहाँ है, तो ये इंडोनेशिया में है कि चूना पत्थर की गुफा में मिली है। इस गुफा में मिली पेंटिंग में 3 मानव जैसी आकृतियां और एक जंगली सुअर दिखाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एक जंगली सुअर है और 3 मानव आकृतियां इसको दिखाया गया है और यह पेंटिंग कम से कम 51,200 साल पुराना दिखाया गया है। इस पेंटिंग की उम्र का पता लगाने के लिए शोधकर्ताओं ने पेंटिंग के ऊपर बने कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल पर लेजर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और इससे पहले सबसे पुरानी गुफा कलाकृति की उम्र क्या थी? तो 10,000 साल कम थी। भारत में मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, कहाँ पे? मध्य प्रदेश के भीमबेटका में भी शैल चित्रकारी यानी कि रॉक पेंटिंग्स की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। यहाँ की प्राचीनतम चित्रकारी करीब 30,000 साल पुरानी है। वहीं भारत की सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं कहाँ पे? बिहार के गया जिले के बेलागंज ब्लॉक में स्थित बड़ावर की गुफाओं में है। यहाँ पे बड़ावर की गुफा हमने 7500 प्लस जब डिस्कशन कर रहे हैं बुक, उसमें हमने डिस्कशन किया है, तो उससे जाकर वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 को लॉन्च किया है? विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ALOS-4? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी जापान हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जापान ने हाल ही में H3 रॉकेट से उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 लॉन्च किया है। इस उपग्रह का दूसरा नाम क्या है? तो दाइची 4 है। हो सकता है आपसे पूछ दे कि दाइची 4 उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह उपग्रह जाक्सा के द्वारा, यानी कि जाक्सा क्या है? तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। जैसे जिस तरह से भारत में स्पेस एजेंसी क्या है? तो ये इसरो है और नासा का है, अमेरिका में है। ठीक है, इस उपग्रह के बारे में जानते हैं कि उपग्रह आपदा प्रभावित इलाकों, जंगलों, समुद्री बर्फ और बुनियादी ढांचे के विस्थापन की निगरानी करेगा और यह ALOS-2 मिशन की जगह लेगा और इसमें बेहतर सेंसर होगा। अंतरिक्ष के व्यावसायीकरण को आगे बढ़ाने के लिए जाक्सा ने इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज को प्राथमिकता प्रक्षेपण प्रदाता के रूप में चुना है। बाकी बस बेसिक इन्फॉर्मेशन ही आपको इसमें जानना है। आगे हम बढ़ते हैं। यूनेस्को के द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो ये गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग नामक ये है जो इनिशिएटिव शुरू की गई। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पलट करके पूछ दे कि गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग किसके द्वारा? यहाँ पे ऑप्शन दे सकता है यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक या फिर यूनिसेफ के द्वारा दे सकता है ऑप्शन में। विच इनिशिएटिव वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनेस्को? तो ऑप्शन ये गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग। गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग अनुदान योजना युवाओं के नेतृत्व वाली परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए यूनेस्को और K-POP समूह 17 के बीच एक सहयोग दिखाया गया है। ठीक है, और ये युवा लोगों के विचारों को पनपने में मदद करना और उनकी भलाई और विकास को प्रभावित करने वाली चुनौतियों को समाधान ये करेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और यह 100 तक परियोजना नेताओं को क्या मिलेगा? $5,000 से लेकर $10,000 की बीज निधि यानी सीड फंड मिलेगा। साथ ही प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। ठीक है, आगे इसको देख सकते हैं। कार्यक्रम 3 क्षेत्रों पर केंद्रित है कि युवाओं के आत्मविश्वास और लचीलापन को बढ़ावा देना, रचनात्मक समुदायों का निर्माण करना और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य का भी समर्थन करता है। यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन।
और यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना कब होती है? 16 नवंबर 1945 को होती है। यूनेस्को का मिशन शांति की संस्कृति का निर्माण, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके कुछ लक्ष्य है जैसे कि अंतर सांस्कृतिक संवाद को प्रोत्साहित करना, यानी इंटरकल्चरल डायलॉग को प्रमोट करना है, सभ्यता, संस्कृति और लोगों के बीच संवाद के लिए परिस्थितियां बनाना है, दुनिया भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की पहचान, सुरक्षा और संरक्षण भी करना है। यूनेस्को के 195 सदस्य और 8 सहयोगी सदस्य है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है और दुनिया भर में इसके 50 से ज़्यादा क्षेत्रीय कार्यालय भी है। यहाँ अगला प्रश्न देखते हैं कि नाटो नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्क रूटे हो जाएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो? तो आंसर क्या है? मार्क रूटे हो जाएगा। मार्क रूटे कौन है? तो ये मार्क रूटे है नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? नीदरलैंड के। नीदरलैंड, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और ये किसकी जगह लेंगे? ये जेंस स्टोल्टेनबर्ग की जगह मार्क रूटे आए हैं जो नाटो के नए सेक्रेटरी जनरल बनेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यही है मार्क रूटे, ये नीदरलैंड के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी सैन्य गठबंधन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे को अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। नाटो के कितने सदस्य हैं इसको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें टोटल 32 सदस्य ने 26 जून को ब्रुसेल्स बेल्जियम में अपने मुख्यालय में आयोजित एक बैठक में मार्क रूटे की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी और मार्क रूटे नॉर्वे के वर्तमान महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का स्थान ये लेंगे। यहाँ पे जानते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है क्या? तो एक पश्चिमी सैन्य संगठन है जिसके स्थापना के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिम देशों और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले पूर्वी यूरोपीय कम्युनिस्ट देशों के बीच शीत युद्ध के स्थिति बन गई थी। कब? ये कोल्ड वार के समय। नाटो का प्राथमिक उद्देश्य था कि सोवियत संघ और उसकी साम्यवादी विचारधारा को यूरोप में फैलने से रोकना था। 4 अप्रैल 1949 को संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में जो इसका कैपिटल है, उसमें एक आयोजित शिखर बैठक में 12 देश शामिल थे जिसमें कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका के शीर्ष नेता मिले और एक पारस्परिक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए। यह रक्षा संधि जिसे उत्तरी अटलांटिक संधि या वाशिंगटन संधि के रूप में भी इसे जाना जाता है और नाटो की स्थापना का यह कारण बना था। तो नाटो एक सामूहिक रक्षा संधि है जिसमें एक सदस्य देश पर हमला अन्य देशों को उस सदस्य देश की रक्षा करने के लिए बाध्य करता है जिस पर हमला किया है, यानी कि नाटो के किसी एक सदस्य पे हमला करना यानी कि पूरे देशों पे हमला करना के बराबर होता है और सामूहिक रूप से वो इसका प्रतिक्रिया करते हैं। यह मुख्य कारण है कि यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बनना चाहते हैं। जब रशिया यूक्रेन का युद्ध होता है उसके बाद यूक्रेन भी अप्लाई करता है कि हमें भी नाटो का सदस्यता मिलना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल इसको दिया नहीं गया है। बाद में संगठन की सदस्यता बढ़ा दी गई और वर्तमान में इसके टोटल सदस्य की संख्या है 32 है और स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ देगा कि नाटो का 32वां सदस्य कौन सा है? तो स्वीडन है और इसके पहले 31वां सदस्य कौन सा था? तो फिनलैंड था, जो 7 मार्च 2024 को ये स्वीडन शामिल हुआ था। मुख्यालय प्रारंभ में कहाँ था? तो लंदन था नाटो का मुख्यालय, लेकिन 1967 में इसे बेल्जियम की राजधानी कहाँ? ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया था, स्थानांतरित किया गया था। आपको यह ध्यान रखना है कि जब ये बना था तो कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन के दौरान ये बना था, इसको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये तुमकुरू कर्नाटक में। कहाँ पे? तुमकुरू कर्नाटक। वेयर वाज एशियाज लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनॉग्रेटेड? इन तुमकुरू कर्नाटका। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ देख सकते हैं कि इंडियाज लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे? तो ये 1000 हेलीकॉप्टर ये प्रोड्यूस करेगा। नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की अपनी यात्रा के दौरान तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये याद रखना है किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो हेल के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा के हेलीकॉप्टर कारखाने को देश को समर्पित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान तुमकुरू में ही लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का भी अनावरण किया गया, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम बसवराज बोम्मई जो कर्नाटक के सीएम है वो भी मौजूद थे। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के वर्तमान महानिदेशक कौन है? हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर अजय माथुर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर अजय माथुर। जानते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो उद्घाटन कब होता है? ये 2015 में जब
पेरिस क्लाइमेट के बाद होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये गुड़गांव में है। कहाँ पे? गुड़गांव, गुड़गांव हरियाणा में है। ठीक है, और इसको ये ध्यान रखना है कि ये भारत और फ्रांस के सहयोग से स्टार्ट किया गया था। भारत प्लस फ्रांस के सहयोग से पहले इसको स्टार्ट किया गया था और इसी दोनों ने स्टार्ट किया था। यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक हैं। आईएसए एक बहुपक्षीय संगठन है जिसका मकसद है वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देना, यानी सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। और जानते हैं कि ये कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी कहाँ होता है? तो जैसे इक्वेटर है 0 डिग्री इक्वेटर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, इसी के बीच में ये पूरा है जो सन का ज़्यादा से ज़्यादा लाइट यहाँ दिखता है। इस कारण से ऐसे जो इसमें शामिल प्रदेश है, देश है, उसको शामिल करने का प्रयास किया जाता है। किसमें? इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। आईएसए में 120 से ज़्यादा देशों ने हस्ताक्षर किया है। इनमें ज़्यादातर देश क्या है? तो धूप वाले हैं और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। इसका मकसद है कि सदस्य देशों में ऊर्जा तक पहुँच बढ़ाना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देना है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और ग्रीन क्लाइमेट फंड में भी इसकी भूमिका निभाई गई है। साल 2020 में पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर अजय माथुर को आइकॉन स्वयं सी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो इसको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी है? तो केंजा लेइली बनी है। कौन? केंजा लेइली। हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट मिस एआई? केंजा लेइली। और इसका फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं केंजा लेइली है। और ये कहाँ की है? तो ये मोरक्को की हिजाब पहनने वाली एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड। कितनी खूबसूरत देख रहे हैं, यहाँ पे खूबसूरत मॉडल है। केंजा लेइली ने दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब जीत लिया है। इसको ध्यान रखना है। कौन है? तो ये कहाँ की? मोरक्को की है। ठीक है, फ्रांस की लालिना और पुर्तगाल की ओलिविया रनर अप रही। तो फ्रांस की लालिना और पुर्तगाल की क्या? ओलिविया रनर अप में रही, यानी फाइनलिस्ट रही। लाइफ स्टाइल इन्फ्लुएंसर केंजा ने 1500 से ज़्यादा एआई सुंदरियों को हराकर $20,000, ठीक है, का इनाम जीता था। ये उसकी निर्माता मरियन बेसा को मिलेगा। वो फिनिक्स एआई की सीईओ है। फिनिक्स एआई के सीईओ है। यहाँ पे देख सकते हैं भारत ने भी अपने मॉडल को, भारत की भी जो मॉडल गई थी एआई मॉडल, कौन? जारा सतावरी ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वो टॉप 10 फाइनलिस्ट में पहुंच गई थी। देख सकते हैं, यह है देवी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए हैं, कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? एंटारेस क्या है? व्हाट इज एंटारेस? रिसेंटली सीन इन द न्यूज। दैट इज क्या है? तो रेड सुपर जायंट स्टार है। रेड सुपर जायंट स्टार यानी लाल अतिदानव तारा है। क्या है? लाल अतिदानव तारा है। बेंगलोर स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने स्कॉर्पियंस तारामंडल में एक विशाल लाल सुपरजायंट स्टार एंटारेस के सामने से गुजरते हुए चंद्रमा को रिकॉर्ड किया। एंटारेस सूर्य से 10,000 गुना अधिक चमकीला, इसका व्यास 700 गुना और 600 प्रकाश वर्ष ये दूर है। अपने आकार के बावजूद एंटारेस का घनत्व और तापमान कम है, लगभग 6100 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 3400 डिग्री सेल्सियस है, जो इसे सूखा रंग देता है, सुर्ख रंग देता है। 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो केपी शर्मा ओली ने लिया। केपी शर्मा ओली, हु टुक ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल फॉर द 4th टाइम ऑन जुलाई 15, 2024। ऑप्शन इज केपी शर्मा ओली इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं केपी शर्मा ओली बिकम्स नेपाल पीएम फॉर द 4th टाइम। हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है, यानी होमोसेक्सुअलिटी? विच कंट्री रिसेंटली अडॉप्टेड ए ड्राफ्ट लॉ क्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी इन जुलाई 2024? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बुर्किना फासो। बुर्किना फासो, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बुर्किना फासो हो जाएगा। कह रहा है कि जुलाई 2024 में बुर्किना फासो ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है और इस कानून को लागू होने के लिए इसे संसद में पास होना होगा और फिर अंतरिम सैन्य प्रमुख इब्राहिम ट्रोरो इसे मंजूरी देनी होगी। इस मसौदे के तहत समलैंगिकता और उससे जुड़ी प्रथाएं अपराध माना जाएगा और उनके लिए कानूनी दंड की सजा हो सकती है। इससे बुर्किना फासो समलैंगिकता संबंधों की अनुमति न देने वाले 54 अफ्रीकी देशों में शामिल हो गया है, यानी कि लगभग सारे अफ्रीकी देशों में ये बुर्किना फासो जैसे देशों में भी समलैंगिकता है जो अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। यहाँ कि भारत में भी, तो भारत में
ये इसको अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया, इसको हटा दिया गया है और ये आईपीसी सेक्शन 377 के तहत इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। इनमें से कुछ देशों ने समलैंगिकता के लिए मृत्युदंड या लंबी जेल की सजा भी हो सकती है। हालांकि बुर्किना फासो में पुरुष और महिला दोनों के बीच समलैंगिक यौन गतिविधि हमेशा से कानूनी रूप से रही है। करा यहाँ देख सकते हैं बुर्किना फासो कहाँ इसकी राजधानी है, तो आगाडोगु इसकी राजधानी है और इसका जो देख सकते हैं इसमें लोकेशन कहाँ है, तो अफ्रीका में। यहाँ पे माली इधर हो गया, माली हो गया, नाइजर हो गया नॉर्थ ईस्ट के साइड में, ठीक है, और फिर गिनिया हो गया और फिर क्या है घाना है, नाइजेरिया इस साइड हो गया। तो इस तरह से इसका लोकेशन है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन के ऊपर है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ पे हुई थी, तो ये कहाँ पे, पेंसिल्वेनिया में। वेयर डिड द रिसेंट शूटिंग इंसिडेंट इन्वॉल्विंग फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टेक प्लेस, आंसर इज ऑप्शन सी पेंसिल्वेनिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप है और इनके कान के पर्दा फाड़ दिया था कौन, तो यही है, ये 20 वर्षीय व्यक्ति था थॉमस मैथ्यू क्रुक्स। इसके ऊपरी दाहिनी कान में गोली मारकर इसको घायल कर दिया था, ठीक है, ट्रंप को। कहाँ पे, पेंसिल्वेनिया के बेथल पार्क में, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। कब, तो 13 जुलाई 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे और फिर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप थे, ठीक है। हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है, तो विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्पोज लाइव स्टॉक इमिशन कार्बन टैक्स, आंसर इज ऑप्शन सी डेनमार्क यहाँ पे सही हो जाएगा, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, तो कोपेनहेगन है। डेनमार्क पशुधन उत्सर्जन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश ये बन गया है। ऐसे प्रश्न है जो पूछे जाते हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न काफ़ी है जो इंपॉर्टेंट होते हैं। डेनमार्क सरकार ने साल 2030 से पशुधन किसानों पर उनकी गायों, भेड़ों और सुअरों से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के लिए कर लगाने का फैसला किया है। डेनमार्क सरकार के इस फैसले की बात है क्या, तो डेनमार्क का मकसद क्या है कि 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 70% तक कम करना है। कितना, तो 70% तक कम करने का इसको प्रयास है। और 2030 से डेनमार्क के पशुपालकों पर प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर 300 क्रोनर यानी $43 का कर भी लगाया जाएगा यदि ज़्यादा से ज़्यादा वो कार्बन का प्रोडक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जन करता है। तो 2035 तक यह कर बढ़कर कितना, तो $108 हो जाएगा। डेनमार्क के इस फैसले का मकसद क्या है, तो मीथेन उत्सर्जन पर अंकुश लगाना। जानते हैं कि गांव जो जानवर है जो चुगाली करता है तो उससे क्या कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है, जो वैश्विक तापमान में वृद्धि में योगदान देने वाली सबसे शक्तिशाली गैसों में से एक मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक यानी रिमपैक कहाँ आयोजित किया जाता है। वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज रिम ऑफ द पैसिफिक रिमपैक हेल्ड, तो कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पर्ल हार्बर में आयोजित की जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है कौन, रिम ऑफ द पैसिफिक यानी रिमपैक, अमेरिका के पर्ल हार्बर में आयोजित किया जाता है। इस साल 27 जून से लेकर 1 अगस्त तक आयोजित किए गए और इस अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया, 29 देशों ने, 29 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इस अभ्यास की शुरुआत कब होती है, 1971 में होती है। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इसके संस्थापक देश रहते हैं। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इसके संस्थापक देश हैं और इस अभ्यास का मकसद क्या है कि भाग लेने वाले देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस अभ्यास में देशों के बीच आपसी सहभागिता की क्षमता बढ़ाने और साझा विश्वास का निर्माण करने का भी प्रयास किया जाता है और दोनों देशों और कई देशों के बीच जो शामिल होते हैं उसमें कई तरह के मिशन का भी अभ्यास किया जाता है, जैसे कि प्राकृतिक आपदा प्रतिक्रिया और युद्ध के लिए जरूरी आक्रमण कौशल। इस अभ्यास में देशों की संख्या, सैनिकों की संख्या और जहाज़ों की संख्या हमेशा बदलते रहती है, कोई फिक्स नहीं होती है। हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिक सॉफ यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड्स, आंसर इज ऑप्शन डी डिक सॉफ। यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में डिक सॉफ है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद नीदरलैंड के बारे में जानते हैं कि नीदरलैंड दुनिया में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है, यानी कि एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। यानी भारत सबसे ज़्यादा ट्रेड किसके साथ करता है, तो फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है, अमेरिका से ज़्यादा करता है और उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात इसका दूसरा एक्सपोर्ट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये एक्सपोर्ट करता है, मालों को बेचता है, भेजता है, ठीक है। और तीसरा स्थान पे नीदरलैंड हो गया। ये है जो इसको ध्यान रखना है, हो सकता है इस बार बीपीएससी पीटी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2023-24 में भारत ने नीदरलैंड को 22.367 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया है, जो भारत के कुल व्यापारिक निर्यात का कितना है, तो अकेला 5.12% है।
और नीदरलैंड के साथ भारत के व्यापार के बारे में जानते हैं कि भारत का नीदरलैंड के साथ व्यापार अधिशेष कितना है, यानी कि ट्रेड सरप्लस है, यानी कि इतना सरप्लस करता है जितना ये सरप्लस। ट्रेड सरप्लस क्या होता है कि जितना हम भेज रहे हैं या जितना हम खरीद रहे हैं तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा, हम दोनों को अगर घटा के देखा जाए तो हम ट्रेड सरप्लस है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ही खुद उसको बेच रहे हैं। तो 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। मुख्य निर्यात क्या करता है, तो नीदरलैंड को भारत के मुख्य निर्यात में पेट्रोलियम उत्पाद, दूरसंचार उपकरण, औषधि निर्माण और कार्बनिक रसायन आदि यहाँ से बाहर से जाता है। कहाँ? नीदरलैंड में। नीदरलैंड भी भारत में एक प्रमुख निवेशक है, यानी इन्वेस्ट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, जो 2022-23 में लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI है जो भारत में लाया है। व्यापार का लक्ष्य क्या है, तो सितंबर 2023 में डच प्रधानमंत्री ने व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के बेंगलुरु में, कहाँ पे? भारत के बेंगलुरु में एक व्यापार मिशन का नेतृत्व किया था। तो इसको ध्यान रखना है कि नीदरलैंड दुनिया में भारत का तीसरा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। पहला अमेरिका है, दूसरा क्या है? UAE है, और तीसरा नीदरलैंड है। हाल ही में इसरो के द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण की सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस RLV यानी रीयूज्ड लॉन्च व्हीकल को क्या नाम दिया गया है? रिसेंटली द लैंडिंग टेस्ट ऑफ रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल LEX-02 हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड बाय इसरो। व्हाट वाज द नेम गिवन टू दिस RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल? तो इसका आंसर दिया गया है, इसका नाम है पुष्पक विमान। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से इसरो का पुष्पक विमान है जो मैक्स हिस्टोरिक लैंडिंग किया, इस तरह से इसको बनाया गया है। किसको द्वारा? इसरो के द्वारा। हो सकता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे कि किसका द्वारा बनाया गया? इसरो के द्वारा। इसरो के पुनः प्रयोजन प्रक्षेपण यान पुष्पक का LEX-2 मिशन अंतरिक्ष से लौटने वाले वाहन के लिए लैंडिंग इंटरफेस और उच्च गति वाली लैंडिंग स्थितियों का परीक्षण करने वाला एक मिशन था। इस मिशन के तहत पुष्पक को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया गया था। इसके बाद पुष्पक ने स्वचालित रूप से रनवे पर लैंडिंग की थी और इस मिशन में पुष्पक को 150 मीटर की तुलना में 500 मीटर की लंबी क्रॉस रेंज को संभालना था। पुष्पक ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सटीक क्षैतिज रूप से लैंडिंग किया था और इसकी लैंडिंग की रफ्तार क्या था, तो 320 किलोमीटर पर घंटा से ज़्यादा थी। पुष्पक की रफ्तार को करीब 100 किलोमीटर पर घंटा तक कम करने के लिए ब्रेक पैराशूट का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं। इस मिशन से पता चला कि इसरो की तकनीक बेहद एडवांस है और वाहन इन चुनौतियों से निपटने के लिए अच्छी तरह से डिजाइन भी किया गया है। और अगला प्रश्न हम देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द चीफ मिनिस्टर माझी लड़की बहन इनिशिएटिव या स्कीम? दैट इज आंसर इज ऑप्शन बी महाराष्ट्र हो जाएगा। और महाराष्ट्र के द्वारा हाल ही में लाडला भाई योजना भी लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। जबकि मध्य प्रदेश के द्वारा क्या लॉन्च किया गया? लाडली बहन योजना। लाडली बहन लाडला भाई, ठीक है। लाडला भाई कितना? महाराष्ट्र, और लाडली बहना तो ये मध्य प्रदेश। सॉरी, लाडली बहन क्या है? तो ये मध्य प्रदेश, ठीक है। लाडली बहना। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार की एक योजना है जिसका मकसद है राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से आज़ाद बनाना है। इस योजना के तहत 21 से 65 साल की महिलाओं को हर महीने कितना? तो 1500 रुपये का वित्तीय लाभ दिया जाता है। और जैसे कि इसके स्वास्थ्य और पोषण में भी सुधार होगा, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा भी मिलेगी और परिवार में महिलाओं की निर्णायक भूमिका भी मजबूत होगी। इस योजना का लाभ महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उसके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। भारत ने कितने साल बाद ICC वर्ल्ड कप खिताब जीता है? यानी कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड इंडिया विन्स इट्स फर्स्ट टाइटल इन ICC वर्ल्ड कप? आंसर इज 13 ईयर्स। आप देख सकते हैं, इमेज के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि कब कब जीता है। तो ये देख सकते हैं कि ये कब 1983 में जीता है भारत, पहली बार वर्ल्ड कप जीता था 1983 में। और उसके कप्तान कौन रहे? को कपिल देव रहे। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी क्या होता है? उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मिनी वर्ल्ड कप है, ठीक है। ये चैंपियंस ट्रॉफी है। चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीतता है? तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में बारिश के कारण टाई अप हो जाता है, ठीक है, 2003 में। कब? 2003 में। ये 2003 और ये कब? 1983 में पहली बार जीता है। उसके बाद क्या होता है? ये 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीतता है भारत,
ठीक है, और ये पहली बार में ही जीत जाता है, पहले संस्करण में जीत जाता है। और इसके कप्तान कौन रहते हैं, तो ये महेंद्र सिंह धोनी इसके कप्तान रहते हैं। और इसके बाद देखते हैं कि 2011 में, उसके बाद 1983 के बाद 2011 में 28 साल के बाद ये जीतता है। कब, ये 28 साल के बाद ये आईसीसी का वर्ल्ड कप 28 साल बाद ये जीतता है। उसके बाद क्या होता है कि 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी होता है, 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी होता है और उसमें महेंद्र सिंह धोनी से कप्तान होते हैं और भारत है जो क्या जीतता है, तो ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाता है 2013 में। उसके बाद अभी हाल ही में 2024 में T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा इसके कप्तान होते हैं और भारत T20 वर्ल्ड कप जीत जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया, तो अश्विनी वैष्णव ने। अश्विनी वैष्णव ने उद्घाटन किया। हु इनॉग्रेटेड द ग्लोबल इंडिया AI समिट इन न्यू दिल्ली इन जुलाई 2024, अश्विनी वैष्णव। यहाँ पे देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को ने नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री कौन है, ये ध्यान रखना है, अश्विनी वैष्णव है। साथ साथ ये रेल मंत्री भी हैं। इन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उपयोग करने के लिए भारत का दृष्टिकोण टेक्नोलॉजी का लोकतंत्रीकरण करना है, यानी प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करना है। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जल्द ही भारत AI मिशन शुरू करेगा। क्या करेगा, भारत AI मिशन शुरू करेगी, जिसकी कीमत क्या रहेगी, 10,000 करोड़ रुपये रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि कि यह सार्वजनिक निजी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से 10,000 या उससे अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट GPU के AI कंप्यूटिंग बुनियाद ढांचे में निवेश करेगी। अगला प्रश्न है कि भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिट की बैठक कहाँ पे आयोजित करने का फैसला किया है, तो कहाँ पे, ये भारत मंडपम। वेयर हैज इंडिया डिसाइडेड टू होल्ड द 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग, आंसर इज ऑप्शन सी, इंडिया मंडपम, न्यू दिल्ली। यहाँ देख सकते हैं कि सितंबर 2024 तक भारत में 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें शामिल क्या है, तो सांस्कृतिक स्थल कितने हैं, तो टोटल 35 है। प्राकृतिक स्थल कितने, 7 हैं। मिश्रित साइट क्या है, तो 1 है, एक मिश्रित साइट है। सूची में सबसे हाल ही में मोइदम को शामिल किया गया है, याद रखना है। अहोम राजवंश की टीला दफनाने की व्यवस्था है क्या, तो मोइदम, जिसे 2024 में जोड़ा गया था। मोइदम असम में प्राचीन दफनाने के टीले हैं जो 13वीं शताब्दी के हैं। वे अहोम राजवंश जो कहाँ, असम की अनूठी अंत्येष्टि प्रथाओं का प्रतिबिंब है, यानी कि किस तरह से वो दफनाया जाता था। और क्षेत्र के इतिहास और धार्मिक परंपराओं के बारे में ये जानकारी प्रदान करता है। भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या दुनिया में 6ठी सबसे बड़ी है। सबसे पहले सूचीबद्ध स्थलों में अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, आगरा किला और 1983 में ताजमहल ये शामिल किया गया था। कब, 1983 में। कौन, अजंता गुफा, एलोरा गुफा, आगरा किला, ये सब। ताजमहल कब, 1983 में शामिल किया गया था, इसको ध्यान रखना है। भारत 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। कितना, 46वें सत्र का मेजबानी कर रहा है। कब किया, यानी जुलाई पार हो गया। ठीक है, ये याद रखना है कि आपको टोटल कितना है, भारत में 43 है। हाल ही में मोइदम को शामिल किया गया है। और 35 सांस्कृतिक है, प्राकृतिक 7 है, मिश्रित साइटें 1 है। कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने, तो ये कौन, हेमंत सोरेन बने। कौन, हेमंत सोरेन। हु बिकेम द 13th चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे देख सकते हैं 13th चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड फॉर द 3rd टाइम, तो आंसर इज ऑप्शन डी, हेमंत सोरेन। यहाँ पे देख सकते हैं हेमंत सोरेन है, यही है हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन ने तीसरी बार, कितनी बार, तो तीसरी बार राज्य के CM पद की शपथ ली है। इससे पहले 3 जुलाई 2024 को चंपई सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद चंपई सोरेन ने ही विधायक दल के नेता और राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन के नाम का भी प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वसम्मति से पास करके इसको मुख्यमंत्री बना दिया गया तीसरी बार। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, तो कहाँ पे, ये नासिक में। नासिक महाराष्ट्र में आता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र वाज द आर्टिलरी म्यूजियम इनॉग्रेटेड, ऑप्शन सी करेक्ट, नासिक। देख सकते हैं कि किस तरह से आर्टिलरी म्यूजियम बनाया गया है, कहाँ पे, नासिक महाराष्ट्र में बनाया गया है। महाराष्ट्र के कहाँ, नासिक जिला में तोपखाना केंद्र में कुमार मंगलम तोपखाना संग्रहालय भी पूछ सकता है आपसे, के रूप में पुनर्निर्मित तोपखाना संग्रहालय का आज उद्घाटन किया गया। और यह कार्यक्रम पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल परम सिंह प्रभाकर कुमार मंगलम की जयंती पर आयोजित किया गया था। संग्रहालय की आधारशिला कब रखी गई थी, तो 16 नवंबर 1968 को जनरल कुमार मंगलम ने रखी थी। इसका उद्घाटन 27 सितंबर 1970 को किया गया था। ठीक है, दर्शकों के लिए संग्रहालय में विभिन्न सेल्फी पॉइंट है। संग्रहालय में द्वितीय विश्व युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित उमराव सिंह की पौराणिक कहानियां और बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान प्रसिद्ध तांगल एयर ड्रॉप भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहले कौन थे? दिनेश कुमार खारा, उसके बाद श्रीनिवासुल सेठी को बनाया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? आंसर इज ऑप्शन डी, CS सेठी। यहाँ पे देख सकते हैं CS सेठी कौन है, तो ये इनका इमेज देख सकते हैं जो अभी SBI के न्यू चेयरमैन बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर सुमित नांगल हो जाएगा। और सारे ये प्लेयर हैं जो टेनिस ही खेलते हैं। क्या खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं, सारे टेनिस खिलाड़ी। याद रखना, रोहन बोपन्ना, सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस। तो रोहन बोपन्ना के बारे में जानते हैं आप लोग कि रोहन बोपन्ना 43 साल के उम्र में डबल ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में क्या जीते थे? तो डबल ओपन जीते थे, ठीक है, 43 साल में। और ये सबसे ओल्डेस्ट एज में ये जीतने वाले कौन है? रोहन बोपन्ना, याद रखना है, ठीक है। आंसर देख सकते हैं यहाँ पे, ये कौन है? ये बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुमित नांगल है। ये दरोगा, बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है कि सुमित नांगल किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये विजयवाड़ा में। वेयर वॉज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनॉग्रेटेड? इन विजयनगर। कहाँ पे? विजयवाड़ा, विजयवाड़ा कहाँ? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने 19 जनवरी 2024 के विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और अभी वर्तमान में CM कौन है? CM कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू है। कौन? चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू अभी CM है, कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। और डिप्यूटी CM क्या है? डिप्यूटी CM कौन है? तो एक्टर कौन? पवन कल्याण। एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन पवन कल्याण, ठीक है। विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया अंबेडकर का 206 फीट का महाशिल्पम न केवल राज्य के लिए बल्कि देश के लिए भी एक प्रतीक है। और विश्व की शीर्ष 50 यानी टॉप 50 सबसे ऊंची मूर्तियों में शामिल किया गया है। विजयवाड़ा में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मूर्ति को स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का नाम दिया गया है। और यह विश्व की शीर्ष 50 सबसे ऊंची मूर्तियों की सूची में शामिल होगी। इससे पहले तेलंगाना में स्थित अंबेडकर की 175 फीट ऊंची मूर्ति सबसे बड़ी मानी जाती थी, लेकिन अभी कहाँ? विजयवाड़ा में है। अगला प्रश्न है, किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ? हुज बायोग्राफी स्वर स्वामिनी आशा वॉज रिसेंटली रिलीज्ड इन मुंबई? तो आंसर क्या है? आशा भोसले हो जाएगा, आशा भोसले। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आशा भोसले। यहाँ पे देख सकते हैं आशा भोसला के द्वारा और भी किताबें लिखी गई, जैसे कि स्वर स्वामिनी आशा, स्वर चंद्रिका आशा भोसले। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो सकता है आपसे पूछ देंगे स्वर चंद्रिका और स्वर स्वामिनी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आशा भोसले के द्वारा लिखी गई और ये लता मंगेशकर की बहन है, सिस्टर है। भारत के पहले AI विश्वविद्यालय यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन ए साइमन मैक आंसर हो जाएगा, साइमन मॉक। यहाँ देख सकते हैं साइमन मॉक है। इंडियाज फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी अपॉइंट्स अवार्ड विनिंग अमेरिकन प्रोफेसर एज वाइस चांसलर। भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में अमेरिकी प्रोफेसर कहाँ के? अमेरिका के हैं, साइमन मॉक की नियुक्ति की गई है, ठीक है। और मॉक किसी भारतीय संस्थान का नेतृत्व करने वाले पहले विदेशी नागरिक है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। ये कहाँ से पढ़े हैं? मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से BTech किया और SMU क्रॉक्स स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA और PhD किया है। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? द पेंशन डिपार्टमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर गवर्नमेंट रिटायरीज। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल? दैट इज भविष्य पोर्टल। ऑप्शन सी इज करेक्ट, भविष्य पोर्टल। ऑप्शन सी भविष्य पोर्टल। भविष्य पोर्टल पेंशन से जुड़े कामों को ऑनलाइन करने के लिए बनाया गया एक पोर्टल है और इस पोर्टल पर पेंशन से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं मिलती है, जैसे कि सभी कामकाज यहाँ पे डिजिटल यानी कि डायरेक्टली ये डिजिटली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। पेंशन भोगी अपनी सभी जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। पेंशन भोगी अपनी मासिक पेंशन स्लिप, बकाया का विवरण और जीवन प्रमाण पत्र का भी स्टेटस इससे देख सकते हैं और यहाँ पे इस तरह से पढ़ सकते हैं कि इस पोर्टल पर पेंशन प्रोसेसिंग और भुगतान पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक होता है, डिजिटली होता है। अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन यानी SCPRS कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी हैज़ बीन हेल्ड? तो आंसर क्या है? तो इसका न्यू दिल्ली हो जाएगा, न्यू दिल्ली। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, न्यू दिल्ली।
यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित क्या है, तो भारत मंडपम में इसका आयोजित किया गया था। और कब, 4 से 7 जुलाई 2024 को। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका उद्घाटन किसने किया था, तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के सचिव कौन थी, निवेदिता शुक्ला वर्मा, निवेदिता शुक्ला वर्मा ने आयोजित किया था। इस सम्मेलन में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और टिकाऊ प्रथाओं के बारे में नवाचार और प्रगति पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में प्लास्टिक उद्योग के नेता, नव प्रवर्तकों, नीति निर्माताओं और पर्यावरण विशेषज्ञों ने इसमें हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है, तो ये मुंबई को माना गया है। Which city has been ranked as the most expensive city in India as per Mercer's cost of living city rankings 2024? ऑप्शन डी इज करेक्ट, मुंबई। यहाँ पे देख सकते हैं कि मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार 2024 में प्रवासियों के लिए दुनिया के सबसे महंगे शहर हांगकांग, सबसे महंगा शहर कौन सा, हांगकांग है, उसके बाद दूसरा सिंगापुर है और तीसरा ज्यूरिख है। शहरों ने पिछले साल की अपनी स्थिति बरकरार रखी है, जबकि इस्लामाबाद, लागोस और अबूजा रहने की लागत के मामले में सबसे निचले स्थान पे ये पाए गए हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। भारत में मुंबई सबसे ऊपर है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह कितना स्थान पे है, तो मुंबई का स्थान 136 आता है। मुंबई पिछले सालों से 11 पायदान ऊपर उठा है, ठीक है, यानी इससे मुंबई भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर बन गया है, जबकि दिल्ली दुनिया में 165वें स्थान पे है। पिछले साल से दिल्ली 4 अंक भी ऊपर उठा है। और दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट में अन्य भारतीय शहर का स्थान क्या आता है, तो चेन्नई का स्थान 189 रैंक, बेंगलोर 195, हैदराबाद 202, पुणे 205 और कोलकाता 207वें स्थान पे विराजमान है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना। In which state has it been announced to build a T square on the lines of New York's Times Square? Option is ऑप्शन बी, तेलंगाना। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से टाइम स्क्वायर बनाया जाएगा, तो हैदराबाद में न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे टाइम स्क्वायर कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर है, और ये टी स्क्वायर कहाँ बनेगा, तो ये तेलंगाना में बनेगा। यह टी स्क्वायर हैदराबाद के रायदुर्गा में बनेगा। कहाँ पे, हैदराबाद के रायदुर्गा में बनेगा। और इससे बड़े बड़े रंगीन डिजिटल होर्डिंग्स होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बड़े बड़े रंगीन डिजिटल होर्डिंग्स दिखाए जाएंगे। और यह एक दुनिया स्तरीय पर्यटन आकर्षण बनने वाला है, यानी कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाला केंद्र बनने वाला है। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में अपना टाइम्स स्क्वायर बनाने के लिए टेंडर भी मांगे हैं। देख सकते हैं किस तरह से बनाया जाएगा। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर क्या है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रैंकिंग स्कोर क्या है, तो इसका आंसर क्या है, 71 है। एज पर द लेटेस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2023-24 व्हाट इज द ओवरऑल एसडीजी स्कोर ऑफ इंडिया? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 21। यहाँ पे यही क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में पूछा गया था, इसको ध्यान रखना है कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2023-24 के मुताबिक भारत का समग्र एसडीजी स्कोर क्या रहा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्कोर रहा 71 रहा। यह 2020-21 में 66 और 2019-20 में 60 था। इस सूचकांक में भारत की प्रगति के मुख्य कारणों में शामिल किया गया कि गरीबी का थोड़ा थोड़ा उन्मूलन देखने को मिला, आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, और जलवायु कार्रवाई यानी क्लाइमेट एक्शन में भी सरकारी हस्तक्षेप देखने को मिला, जिस कारण से थोड़ा सा इंडिया का ग्रोथ देखने को मिला। इस सूचकांक के मुताबिक राज्यों में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उत्तराखंड और केरल रहा। तो उत्तराखंड और केरल क्या रहा, तो सबसे ऊंचे पायदान पर रहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में अच्छे प्रदर्शन करने वाले में, जिन्हें 79 अंक मिला। कितना, 79 अंक मिला। वहीं बिहार 57 अंक। यही क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में पूछ सकता है कि बिहार का रैंक जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है उसमें नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, उसमें बिहार का स्कोर क्या रहा, तो 57 रहा। इसको हम लिख देते हैं 57, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और सबसे नीचे यानी सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले में राज्य में रहा है, तो इसको ध्यान रखना है। और झारखंड 62 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, इसको भी ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है केंद्र शासित प्रदेश में कौन, तो चंडीगढ़ पहले स्थान पर, चंडीगढ़ फिर जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया, तो दिल्ली और भी नीचे आता है, यानी कि सबसे टॉप पे यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो कौन, तो चंडीगढ़ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेट नंबर 1 का डिस्कशन कंप्लीट किया है। यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो एडुटेरिया का टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह से हम यदि नेक्स्ट सेट नंबर 2 का वीडियो भी आपके सामने जल्द लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसे दोस्तों में जरूर शेयर करें। और यदि कोई भी समस्या हो, कोई भी इशू यहाँ पे कोई भी फैक्ट्स गलत बताया गया, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको पिन करें, ठीक है, मैसेज करें।
ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।